नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका संरचना तथा उसके कार्य के बारे में। तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर कोशिका होती क्या है, इसको हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि कोशिका होती क्या है। देखिए, कोई भी अगर हम बात करेंगे कोशिका किस में पाई जाती है, तो सबसे पहली बात आती है ये किस में होती है, लिविंग थिंग में होती है। ठीक है, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब सजीवों में होती है। ठीक है, सजीवों में पाई जाती है। जो कोशिका होती है वो सजीवों में पाई जाती है, लिविंग थिंग में होती है। देखिए, कोशिका जो होती है वो सबसे इसको हम यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब इसको हम जीवन की मौलिक इकाई भी बोलते हैं। आप क्यों बोलते हैं भी समझेंगे इसको। जीवन की मौलिक इकाई, है ना। इसको क्यों बोलते हैं हम जीवन की मौलिक इकाई? जीवन की मौलिक इकाई इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि जो सजीवों का शरीर होता है, वो जो मिलकर बना हुआ होता है, वो इस कोशिका से ही मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई। देखिए, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सपोज दैट कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, ये बिल्डिंग कब बनेगी? जब इसमें वॉल जुड़ेंगी, वॉल आपस में जुड़ेंगी। और ये वॉल किससे मिलकर बनेंगी? सपोज दैट इनको मान लो ब्रिक से मिलकर बनेंगी, है ना। ब्रिक से मिलकर बनेंगी। तो हमें बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग जो बनेगी वॉल से मिलकर बनेगी और वॉल ब्रिक से मिलकर बनेगी। या आप ऐसे मान लीजिए कि ईंट होंगी, ईंटें हैं, ईंटों को जोड़ेंगे हम तो दीवार बनेगी, और दीवार को अरेंज करेंगे तो बिल्डिंग बनेगी, है ना। दीवार को अगर अरेंज करेंगे तो बिल्डिंग बनेगा, एक घर बनेगा। ठीक है, यही प्रोसेस आप इसको ना कोरिलेट कीजिए सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, फिर हम इसको आगे देखेंगे। देखिए, ब्रिक्स की जहां पे मैं बात कर रहा हूं, इन केस अब सजीवों के बारे में हम देखते हैं ना, तो ब्रिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये होता है सेल। मतलब जो ईंट का काम है, जो बेसमेंट है, जिस चीज से मिलकर बना हुआ है वो है सेल। ठीक है, ये सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू। ये क्या बनाते हैं? टिश्यू। मतलब इन्होंने क्या बनाया पहले? कोशिका। जो ईंट है, ईंट का काम किया किसने? कोशिका ने। जो वॉल है, मतलब जब ये कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, मतलब ईंटें आपस में जुड़ती हैं तो एक दीवार बनाते हैं। तो ये कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मतलब इसको बोलते हैं ऊतक। ठीक है, अब जो ये ऊतक आपस में जुड़ते हैं, मतलब ये वॉल, अगर जैसे बहुत 2-3 वॉल हैं, उनको अरेंज करेंगे तो एक बिल्डिंग हमें मिलती है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हियर कि टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन मतलब अंग। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ रहा होगा आपका कि होपफुली समझ में आ रहा होगा आपका कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि जो बेसिक चीज है, मतलब अगर हम इंसान हैं, मैं बात करूं, ये मेरी फिंगर है, इस फिंगर में यहां से एक फिंगर को पूरा बनने में, मतलब ये तो पूरा ऑर्गन है ना, फिंगर एक ऑर्गन होगी, लेकिन इस ऑर्गन में अगर मैं एक छोटा सा पीस लूं और इसमें देखूं तो ये सेल है। सेल अपने आप में अरेंज हो रखी है। एक छोटी छोटी जो सेल होती हैं ये आपस में अरेंज होकर ये टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और यही ऊतक आपस में जुड़ के, बहुत सारे ऊतक आपस में जुड़ के अंग बनाते हैं। और अंग मतलब जैसे उंगली बन गई। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी कि सेल हम किसे बोल रहे हैं। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई है, क्योंकि ये इससे जो पूरा का पूरा सजीव होता है वो मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट, मतलब सेल समझ में आया, तो जो हम इसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, वो हम देखेंगे संरचना में। और ये स्ट्रक्चर जो सेल में ये चीजें पाई जाती हैं वो किस टाइप से काम करती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे फंक्शन में। चलिए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फिलोसोफर थे। फिलोसोफर, ठीक है, दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे अरस्तु। अरस्तु ने क्या बोला? अरस्तु ने बोला कि जो मनुष्य का शरीर होता है या सजीवों का शरीर होता है, वो ये अवधारणा उन्होंने दी थी उस टाइम पे कि जो मनुष्य का शरीर होता है, सजीवों का शरीर होता है, वो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले अरस्तु ने ये बात बताई थी कि तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन तत्व क्या होते हैं, उसको क्या नाम दिया जाए, वो कोई हमारे पास जानकारी नहीं थी। मतलब सेल तो बाद में डिस्क्राइब हुआ। तो बात करते हैं कि सेल कब डिस्क्राइब हुआ। तो देखिए 1665 ईस्वी में, 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट
रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, सबसे पहले जो सेल को देखा था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब देखा था? 1665 में देखा था। ठीक है, तो इन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। किसकी सहायता से देखा था? सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। तो क्या देखा इन्होंने? ठीक है, तो उस टाइम पे जब ये आपने एक बॉटल देखी होंगी, बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाने का काम करते थे, कॉर्क का काम करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, कॉर्क का टुकड़ा था इनके पास। इन्होंने क्या किए, बहुत पतले स्लाइस किए, और जब पतले स्लाइस किए तो इस पतले स्लाइस को इन्होंने किसमें देखा? वो जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें देखा। जब इन्होंने पतले स्लाइस किए और उसमें देखा तो इनको कुछ स्ट्रक्चर दिखे, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखे उसमें। ठीक है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखे, मतलब इसको हम बोलते हैं हनी बी जैसे स्ट्रक्चर उनको दिखे। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर इनको दिखे रॉबर्ट हुक को, तो ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब ऐसी क्या चीज है। देखिए, कॉर्क, बॉटल का जो ऊपर का ढक्कन, कॉर्क जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता था। तो लकड़ी का जब स्लाइस किया उसमें इन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो। इन्होंने बोला ये स्ट्रक्चर क्या है, हनी बी जैसे स्ट्रक्चर, इसमें क्या दिख रहे हैं? तो गाइस, जो ये सेल थी, हालांकि ये सेल क्या थी? डेड सेल थी। जो ये कॉर्क ढक्कन था, तो सेल जो थी, पादप जो था वो मृत था, तो उसकी सेल भी कैसी थी? डेड सेल थी। तो डेड सेल में, हालांकि ये डेड सेल थी, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, उन्होंने क्या देखा था? ये आउटर लेयर देखी थी। और प्लांट सेल में आउटर लेयर में क्या होता है? सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, बाहर की जो लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। तो मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? सेल वॉल को देखा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सेल की जो खोज की, या सेल का जो खोज का श्रेय जाता है, वो जाता है रॉबर्ट हुक को। इसे इन्होंने किसकी सहायता से देखा था? इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। इन्होंने किस में देखा था? तो कॉर्क में देखा था। और इन्होंने इनको किस टाइप की संरचनाएं दिखी? तो हनी बी या मधुमक्खी के छत्ते की जैसे इनको संरचनाएं दिखी थी। देखो, छोटी छोटी इनको संरचनाएं दिखी थी, जिनको कि इन्होंने नाम दिया था सेल। ठीक है, अब देखिए सेल का एक मतलब, अब देखिए सेल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है हॉलो स्पेस, है ना? हॉलो स्पेस मतलब खाली जगह। ठीक है, हॉलो स्पेस मतलब खाली जगह होता है। तो सेल का मतलब क्या होता है? मतलब जहां पे खाली जगह है, या इसको लिख देता हूं मैं, खाली जगह। ठीक है, ल्यूएनहॉक। ठीक है, ल्यूएनहॉक ने 1664 में, 1664 में क्या कहा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा था। किसको? सेल को। सेल को क्या कह दिया भाई इन्होंने? सेल को कह दिया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ल्यूएनहॉक ने क्या कहा? 1664 में कहा सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब कैसे कहा, किस बात पे कहा, उन सारी चीजों को हम आगे देखते हैं। देखिए, ल्यूएनहॉक ने क्या किया था अपने इसी उसमें, जब इन्होंने 1664 में सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा, तो इसको बताना भी था। तो इन्होंने क्या किया? 1684 में कुछ जैसे मुक्त हमारे पास सेल्स होती है, मतलब फ्री जो सेल होती है, लाइक प्रोटोजोआ, है ना, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या हमारे पास शुक्राणु हो गए, या आरबीसी हो गए, तो ये हमारे पास क्या होती है? फ्री सेल इनको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आगे हम इनको जैसे इस चैप्टर में आगे घुसेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती है। बायोलॉजी में सब कुछ क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला इन्होंने बोला इनको, जो ये मुक्त कोशिकाएं थी, इनको भी इन्होंने देखा। ठीक है, और इन पे रिसर्च की। तो अगर क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि किसने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का, कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का, तो ल्यूएनहॉक ने कहा। कब कहा? 1664 में कहा। 1684 में इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और आरबीसी और जैसे स्पर्म, इन सभी पे क्या किया था? इन सभी को देखा, इनके बारे में जांचा पढ़ा, इनको देखा था। ठीक है, अपने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। इसके बाद एल्फोंसो कोर्टी, इन्होंने 1772 में कोशिका की मतलब एक सजीव द्रव्य के बारे में, इन्होंने 1772 में इन्होंने क्या बताया? सजीव द्रव्य के बारे में बताया था। ठीक है, सेल में कोई सजीव द्रव्य है,
इसके बारे में किसने बताया था? अल्फांसो कोटी ने बताया था कि इनमें क्या है, सजीव द्रव्य है। देखिए गाइस, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे सोलो सॉल्यूशन में, जो हमारी वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नोट्स भी मिलेंगे आपको, और जो उसमें क्विज चल रहे हैं आजकल, एलटी से रिलेटेड बहुत क्विज चल रहे हैं उसमें। वीडियो के एंड में मैं वो भी बता दूंगा कि उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है अलग अलग क्विज में, ठीक है। तो अल्फांसो कोटी ने 1772 में सजीव द्रव्य के बारे में बताया था कि सजीव द्रव्य भी कोशिका में होता है। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की जड़ें थी, उसमें क्या किया, गोल गोल संरचनाओं को देखा, जिनको कि उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस नाम दिया था, ठीक है। तो इसके बाद कौन आए थे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन काफी तैयार हो जाते हैं। अब न्यूक्लियस की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की? तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, 1831 में इन्होंने आर्किड की जड़ों में देखा था, ठीक है। आर्किड की इन्होंने क्या किया था? आर्किड की जड़ों में देखा था। आर्किड की जड़ों में क्या देखा इन्होंने देखा कुछ, मतलब कुछ उसकी जड़ें थी, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे, है ना। तो इस टाइप से जड़ों में उन्होंने स्ट्रक्चर देखा, मतलब मान लीजिए, और इनका सेंटर पार्ट जब इन्होंने देखा तो इसको इन्होंने नाम क्या दे दिया कि ये क्या है, न्यूक्लियस है भाई। तो न्यूक्लियस के बारे में जो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। आर्किड की जड़ों में इन्होंने देखा था। और न्यूक्लियस किससे रिलेटेड, कई बार संबंधित प्रश्न भी पूछ लेते हैं। अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपका तर्क शक्ति वो देख रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आर्किड की जड़ें, या फिर आपको मिलान वाले दे दिए, इधर रॉबर्ट ब्राउन उधर आर्किड की जड़ें कर दिया, तो हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़े। तो आर्किड की जड़ों में क्या होता है, आर्किड की जड़ों में उन्होंने सबसे पहले देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या, न्यूक्लियस को देखा था, जिन्होंने उनको नाम दिया था, किस चीज का, न्यूक्लियस का नाम दिया था। इसी के बाद जब ये सारी चीजें हो गई, जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो इसके बाद दो और हमारे पास वैज्ञानिक आए, काफी बड़े वैज्ञानिक आए, जिनका नाम है स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन और स्वान। क्यों मैं इनको बड़ा बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि सेल थ्योरी जो इसके बाद दी, अभी तक तो देखिए, अगर हम बात करें कि रॉबर्ट हुक ने 1665 लगभग में बता दिया था कि सेल होता है, इनमें सेल होता है, लेकिन मैं बोलता हूं, मतलब कि जब साइंस की अगर बात करें ना, जो भी परिवर्तन हुए हैं ये एंड वाले स्टेज में हुए हैं, 1800 इसमें काफी चेंजेस आए। तो स्लीडन एंड स्वान आए, और स्लीडन एंड स्वान ने क्या किया, अपनी सेल थ्योरी दी थी, किसमें दी थी, द सेल नामक अपनी पुस्तक में दी थी 1839 में, ठीक है। तो देखिए 1839 में स्लीडन एंड स्वान ने उनकी जो बुक थी, बुक का नाम था द सेल, ठीक है, द सेल इनकी बुक का नाम था। और जो इन्होंने थ्योरी दी थी इन्होंने, वो दी थी सेल थ्योरी, ठीक है। बुक का नाम द सेल मतलब कोशिका, और थ्योरी जो इन्होंने दी, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। इस सेल थ्योरी ने काफी, मतलब इन्होंने क्या बताया था, इस सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था कि जो सभी जीव हैं वो कोशिकाएं अथवा कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। मतलब इनका कहना था कि कोई भी जीव है, जो थ्योरी हम अभी मान रहे कि सभी जीव है वो कोशिकाएं या कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो सेल थ्योरी किसने दी, स्लीडन एंड स्वान ने दी, 1839 में दी, द सेल नामक पुस्तक में दी, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हमारे वान मोल और जोहास पुरकिंजे, इन्होंने 1839 में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर देखा सेल में, और उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1839 में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो इन्होंने सेल के अंदर कोई एक जेली स्ट्रक्चर देखा, और जब जेली स्ट्रक्चर देखा तो उसको इन्होंने नाम क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज जो हम बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो पुरकिंजे और वॉन मोल ने की थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में इन्होंने किसने बताया, पुरकिंजे और मोल ने यहां पर हमें बताया था, ठीक है। इसके बाद आए विर्चोव। अब देखिए विर्चोव जब आए तो इस सिद्धांत को इन्होंने बढ़ाना चाहा, ठीक है। इसके बाद आए हमारे पास विर्चोव, ठीक है। विर्चोव जो ये सेल थ्योरी थी, इस सेल थ्योरी को इन्होंने बढ़ाने का काम, जो बात बोली ये कब बोली थी, 1855 में बोली थी, ठीक है। क्या बोली थी, तो इन्होंने बोला था कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्त जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, मतलब दिस सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। मतलब आप देखिए इसका, इस सिद्धांत का जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत का जो नया रूपांतरण दिया था उसके बाद, वो दिया था लुई पाश्चर ने, ठीक है।
लुई पास्चर ने क्या बोला था, देखिए इसके बाद क्या हुआ, लुई पास्चर ने जो सेल थ्योरी थी, इस सेल थ्योरी को क्या किया, एक नया रूपांतरण देने का ट्राई किया, नया रूपांतरण दिया इसको, ठीक है, सेल थ्योरी को। लुई पास्चर ने क्या बोला, लुई पास्चर ने बोला कि जो जीव कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं, मतलब सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और कोशिका पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से मिलकर बनती है। तो ये दो नियम इन्होंने यहां पर दिए, ठीक है, दो चीज इन दोनों के बारे में बताया। अब देखिए ये अपवाद भी है, अभी देखेंगे कैसे। तो ये दोनों चीजों के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या बोला कि अभी देखो अपवाद की अगर हम बात करते हैं कि इसमें अपवाद, देखो एक्सेप्शनल हर चीज में आता है, ठीक है, तो अपवाद होंगे हर जगह, ठीक। तो इसमें अपवाद क्या आता है, इसमें अपवाद सबसे बड़ा अपवाद तो कौन आ जाता है, वायरस आ जाता है भाई। वायरस कैसे अपवाद आ जाता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इन्होंने क्या बोला कि कोशिका पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वायरस के बारे में देखें और वायरस के कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो वायरस क्या है, अगर वो किसी निर्जीव वस्तु पे है, सपोज दैट कोई टेबल है, वहां पर अगर कोई वायरस है तो ये वायरस वहां पर एक्ट करेगा लाइक मतलब उस निर्जीव के जैसे वहां पर एक्ट करेगा। और अगर यही वायरस, ये वायरस किसी की स्किन में आ गया और स्किन में अगर ये आ गया और एंटर हो गया, तो ये जो एक्ट करेगा अब अंदर, वो लिविंग थिंग्स के जैसे एक्ट करेगा। और यहां पर कैसे एक्ट करेगा, नॉन लिविंग थिंग। मतलब वायरस अगर नॉन लिविंग थिंग पे है तो वो नॉन लिविंग थिंग के जैसे एक्ट करता है, और वायरस अगर किसी लिविंग थिंग में है तो वहां लिविंग थिंग के जैसे एक्ट करता है। समझ में आई बात। निर्जीव वस्तुओं पे निर्जीव प्रतिक्रिया करता है वायरस, और सजीव वस्तुओं पे सजीव प्रतिक्रिया करता है वायरस, ठीक है। तो इसलिए ये अपवाद है, ये तो किसी से मिलकर नहीं बना। देखिए इसमें क्या होता है, इनका डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। अब इस सेल में जब घुसते हैं, सेल में अंदर आए, एक सेल को डैमेज किया, उसको कैप्चर कर लिया, इसके अंदर क्या किया, जो वायरस के डीएनए थे, ये वायरस के डीएनए इसमें क्या हुआ, जब ये कोशिका थी, ये विभाजन इसमें हुआ, अब दो कोशिकाएं बन गई, ठीक है। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, यही तो अपवाद है, कैसे उत्पन्न हुआ। मतलब अगर जीवित कोशिका से मिलकर बनना था तो जीवित कोशिका इसमें थी कहां, क्योंकि जब ये एंटर हुआ होगा, आपने देखा होगा बैक्टीरियोफेज में भी देखा होगा, जब ये एंटर हुआ होगा तो इसने प्रोटीन अपना बाहर छोड़ा होगा यहां पे, और डीएनए अंदर गया होगा। जब डीएनए अंदर गया होगा सेल में, तो सेल ने क्या किया, जो अंदर डीएनए था उसके साथ ओवरलैप किया होगा, और वहां पर डीएनए फॉर्मेशन हुई होगी। तो डीएनए अब किसका आ गया सेल में, वायरस का डीएनए आ गया। जब वायरस का डीएनए आया तो इस डीएनए से, आपको पता है सेल डिवीजन जब होता है तो इस डीएनए से क्या होगी, दो सेलें बनेंगी, और जब दो सेलें बनेंगी तो आधे डीएनए यहां पर वायरस और यहां आधे डीएनए यहां पर वायरस, तो दो सेल बनेंगी, ये बाद में कंप्लीट हो जाती है। तो दो सेलें यहां पे बन गई वायरस की, तो ये तो दो यहां पे जन्म हो गया ना वायरस का, मतलब दो सेलों का, यहां पर दो सेल बढ़ गई हमारे पास। तो वायरस यहां पर अपवाद हो जाता है, क्योंकि ये वायरस क्या है, जीवों पे सजीवों जैसे और निर्जीवों पे निर्जीव जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है, इसलिए ये यहां पर अपवाद हो जाता है। समझ में आया होगा, आई थिंक सो। नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिए, छोड़, ठीक है। तो इसको समराइज करते हैं। समराइज में हमने क्या देखा, कोशिका को सबसे पहले हमने पढ़ा, सेल को सबसे पहले पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की कि सेल होती क्या है। उसके बाद हम इसके इंट्रोडक्शन में आए, इंट्रोडक्शन में हमने इसकी हिस्ट्री भी देखी, हिस्ट्री में हमने इसके सारे रॉबर्ट हुक से लेके और यहां पर लुई पास्चर तक सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहां पर लिया है। अब जब हम चैप्टर में इसके अंदर घुसेंगे, यहां पर वायरस भी आपका कंप्लीट हो गया था, चैप्टर में जब हम अंदर घुसेंगे तो सारी चीजें अब क्लियर होती स्टार्ट होंगी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो सेल के बारे में आना है, कोशिका के बारे में आना है, उसके स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उसमें हम देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत वास्ट होने वाला, मजा आने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एलटी सीरीज, एलटी क्विज का जो हमने वहां पर सीरीज चल रही है, वो उनको हमने वेबसाइट पे कैसे उसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका स्कोर कितना रहा और कितनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च मारना है आपको सोलो सॉल्यूशन, सोलो सॉल्यूशन। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इन केस कि अगर आप किसी और डिवाइस यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर सोलो सॉल्यूशन जैसे सर्च मारेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी आपकी solosolution.net करके, ठीक है। तो solosolution.net करके ये इसका इंटरफेस आएगा मोबाइल में, ठीक है। आप यहाँ पर मेनू बार है हमारा, इस मेन्यू बार पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब इस मेन्यू बार पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन खुलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, क्विज वाले ऑप्शन में जाना है। जब आपके पास क्विज वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप की एक विंडो खुलेगी, इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ये एड्स है, इनको छोड़िए। ये आपका इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एलटी मैथ्स का पार्ट 1 सीरीज आ चुकी है। अब ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 करके ये हमारा पार्ट 20 तक जाएंगे, 20 सीरीज मैथ की होंगी।
ऐसे ही साइंस का भी है, जैसे एलटी केमिस्ट्री का, तो पार्ट 1 ऐसे 20 तक जाएंगी, ये 20 सीरीज यहाँ पर मिलने वाली है सभी को। और इसी के साथ साथ और भी थी कि जैसे एलटी जूलॉजी और बॉटनी, इनका भी पार्ट 1 है, तो ये 20 सीरीज तक ये भी जाएंगी। ठीक है, तो ये जूलॉजी बॉटनी का भी। और इसी के साथ साथ जैसे एलटी फिजिक्स, तो एलटी फिजिक्स का पार्ट 1 आ चुका है, ये सारी के सारी चीज पार्ट 20 तक जाएंगे। तो सारी यहाँ पर आप सीरीज यहाँ पर मिलती जाएंगी आपको। एलटी के लिए जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्विज का अभी यहाँ पर उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आपको समझ में आएगा क्या करना है हमने। उसके बाद इन केस के आप स्टार्ट करते हो, तो जैसे स्टार्ट कर दें, दो चीजें आपको यहाँ पर मांगता है, एक नेम मांगेगा, ईमेल मांगेगा। तो आपको यहाँ पर नेम फिल करना है और उसके बाद ईमेल यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आप क्विज में घुस जाएंगे। जब आप क्विज में जाएंगे तो जरूर अटेंड कीजिए और स्कोर जरूर हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू।